नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर हरियाणा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बयान से जुड़ी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 370 हटाने का इनाम 370 सीटें होंगी। दूसरी खबर चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से जुड़ी है। हुड्डा का बयान सामने आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वहीं तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। और चौथी खबर करनाल से, जहां प्रशासन ने इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार का अनुमान लगाया है। ये चारों तस्वीरें जो हैं बड़ी, आप देख सकते हैं 4 बड़ी खबरें, जहां पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आ रहा है। धारा 370 को वो लोकसभा के 370 सीटों से जोड़ करके देख रहे हैं। वही हिमाचल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा कि हिमाचल में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी। तीसरी बड़ी खबर जो है अवैध अतिक्रमण जो है, अवैध दुकानों पर जो है अतिक्रमण चला है, प्रशासन की ये कार्यवाही, जहां पर अवैध दुकानों पर जो है बुलडोजर चला है। और चौथी बड़ी खबर रिकॉर्ड तोड़ जो है इस बार गेहूं के उत्पादन का, बम्पर पैदावार का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। वहीं एनडीए सरकार 400 पार जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव समिति लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेगी और शीर्ष नेतृत्व को भेज देगी। आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। वहीं हिमाचल की सियासी हलचल पर भी उन्होंने जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन कोई तो बात होगी जो उनके विधायक इतने नाराज चल रहे हैं, और उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट किया। साथ ही कंवरपाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के जो हालात दिख रहे हैं उसके अनुसार इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसलिए गठबंधन को लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। ये लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं। अब देखो क्या चलता है, काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से नहीं, देखिए ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे, हो भी सकता है। अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है, विधायकों के पक्ष में करती है, जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट लेकर, ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए यमुनानगर से संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। जानना चाहेंगे कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये बयान जो है, धारा 370 हटाई बीजेपी सरकार ने, उसको जो है लोकसभा के 370 सीटों पर जो है जीत हासिल करते हुए वो देखे जा रहे हैं। उनका बयान कहना है कि हम जो है 370 जीतेंगे, 370 सीटें जीतेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उनका जो दावा है वो उस पर आधारित है जो 370 हटाई गई। उनका कहना है कि अब लोग इस वजह से काफी खुश हैं, पूरे देश के लोगों में खुशी है और उसी का नतीजा होगा। चुनाव में 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं। जो एनडीए को सीटें मिलेंगी इसके अलावा मिलेंगी। फिलहाल उनका यही दावा है कि पूरे देश में लहर चल रही है बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की, जिसकी बदौलत उन्हें 400 के लगभग सीटें मिलेंगी। अकेले बीजेपी 370 सीटों से अधिक जीतेगी। जी बिल्कुल, एनडीए 400 पार और साथ ही बीजेपी 370 सीट जीत का जो है वो दावा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या केंद्रीय मंत्री कंवरपाल, इनका कहना है कि 370 सीटें जो हैं वो जनता हमें आशीर्वाद उसका प्रदान करेंगी। इस पर सर जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है, कैसे 370 का लक्ष्य साधेंगे?
जी 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 बिल्कुल। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और कोशिश ये हो रही है कि 10 की 10 सीटें जीतकर बीजेपी के नेता केंद्र की झोली में डालें, और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल जो दावा किया जा रहा है अकेले अपने दम पर लड़ने का, बीजेपी जो नेता कंवरपाल है उनका कहना है कि सभी सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। जल्दी ही इसमें मीटिंग होने वाली है जिसमें नामों का फैसला करके केंद्र हाईकमान को भेजा जाएगा। हाईकमान उन पर मोहर लगाएगा, और ये भी हो सकता है कि इस बार कुछ विधायक हैं वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है एमपी का, उनका नाम भी जाएगा, और ये भी संभव है कि कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं मैदान में। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 370 सीटें जीतने का जो दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही 370 धारा को क्या एजेंडे के रूप में आप बना रहे हैं? 370 धारा और 370 सीटें को क्या एक एजेंडा मान सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एजेंडा मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के से पूर्व जनसंघ की स्थापना के समय जो विषय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेकर कश्मीर के भी अंदर गए और जहां उनका बलिदान हुआ, वो धारा 370 थी जी। और जनसंघ का भी और भारतीय जनता पार्टी के भी मूल एजेंडे में धारा 370 हटाना ये प्रस्तावित था जी। ये हमारा प्राथमिक जो उद्देश्य थे उनमें से था जी। और उसका इस बार निस्तारण हुआ है। 370 धारा हटी है और हटने के बाद दुनिया के अंदर कश्मीर के प्रति भाव बदला है जी। कश्मीरियों का भारत के प्रति भाव बदला है, भारत के लोगों का कश्मीर के प्रति नजरिया बदला है। उस बदलते स्वरूप में कार्यकर्ता जो एक विचार के साथ जुड़े थे 2014 क्या कुछ लोग तो आज तक भी केवल भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए काम में जुड़े कि वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर चलने वाली पार्टी थी जी। और उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, ये लोगों के वैचारिक विषय थे। उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज है कि आज से 50 साल पूर्व यदि हमने कोई संकल्प किया था जी। दूर दूर तक सत्ता और सत्ता के आसपास कुछ हम दिखाई नहीं देते थे, उस समय केवल और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग हमसे जुड़े थे। वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत से पार्टी इस लेवल पर पहुंची है। तो वो सब लोग अपने उस वैचारिक अधिष्ठान को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उनको भी प्रेरणा के लिए और बाकी लोगों के भी प्रेरणा के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है उसकी वर्किंग करती है और उसको परिणाम तक पहुंचाती है। ये उसका उदाहरण है, इसलिए हमने अपने आप के टारगेट को 370 रखा है। जी सर, बीजेपी का 370 का लक्ष्य और साथ ही एनडीए का 400 पार का नारा। साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी जो है अकेले लड़ेगी। तो कैसे 370 आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, 370 के लिए अकेले के नहीं, जो समझौते हो रहे हैं जी। जो पार्टियां हैं जहां जहां हम बात कर रहे हैं और जिनके साथ गठबंधन है, तो हमारे गठबंधन में कहीं कोई ऐसे चर्चा सीट का शेयरिंग का कोई विषय नहीं है जी। जो पहले से तय है उनका सीट शेयरिंग पता है सबको अपनी अपनी, और जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी अपनी अपनी सीट शेयरिंग का पता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई कलह की स्थिति नहीं है, कोई इफन बट नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व और जो पार्टियां जिसके अंदर गठबंधन हो रहा है वो सब लोग एक मत के साथ चल रहे हैं कि देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है उसके हम साक्षी बने, और देश जो विकसित भारत की कल्पना लेकर चले हैं उसमें हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा विचार करके जो करेंगे तो वहां कोई क्लैश नहीं होता। क्लैश जब होता है जो सत्ता की हिस्सेदारी की बात आए, सबको अपने हिस्से का पता है, सबको अपनी भूमिका का पता है, सबको अपनी ताकत का पता है जी। इसलिए हमारे यहाँ ये कोई विषय नहीं है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव जो है अभी किसी गठबंधन के साथ जो है बीजेपी नहीं लड़ेगी, ऐसे जो है कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान जो है इसकी पुष्टि करेगा। वही हमारे साथ अंश वत्स कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबर में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी ऐलान कर रही है कि लोकसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और साथ ही आप जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, आज भाजपा का अगर आप देखेंगे कि एक हाल फिलहाल में एक ये भी सूत्रों के द्वारा खबर आई है कि ये उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें से भाजपा 6 सीटें जो है वो अपने गठबंधन के सहयोगी को देगी।
जी। अब उस 6 सीटों में किस प्रकार से उन्होंने किया है कि 2 सीट आरएलडी को दी जाएगी, जी। 2 सीट अपना दल के उनको दी जाएगी और एक सीट पे निषाद पार्टी और कई अन्य दलों को दिया जाएगा। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि भाजपा जो है ये सिर्फ मैं खोई हुई है कि सिर्फ उनको ही सुना जाए, उन्हीं को पूरा श्रेय मिला जाए, इस वजह से वो किसी अन्य दल को अपने साथ देख नहीं सकती है। वहीं अगर आप बात करेंगे इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस का सच क्या है? इंडिया अलायंस का सच ये है कि एक लोकतांत्रिक अलायंस है जिसमें 140 करोड़ देशवासियों के मतों को संजोड़ के रखा उसमें किया हुआ है। ये जो इंडिया अलायंस है इसमें बात की जाती है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हर एक दल को अधिकार है कि वो अपनी बात कर सकता है, और इसी प्रकार से हमारे एक यहाँ पे एक अच्छी प्रक्रिया हुई है जिसमें सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी कि कौन कहाँ पे मजबूत है, कहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि इंडिया गठबंधन पर वो निशाना साध रही है और कह रही है कि लोग तो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए भी, हमने खबर ये भी सुनी थी कि अभी कुछ दिन जब सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ था कि भैया इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, सारे दल ही एक एक करके जाते जा रहे हैं। आज क्या हुआ? आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम ऐसे जगहों पर, इस हफ्ते में अन्य जगहों पे भी ऐलान होने वाला है। महाराष्ट्र की खबरें आ रही हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल में फिर से खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से सीट शेयरिंग का रहेगा। भाजपा का आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में वहाँ पे बिहार में जेडीयू को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? रामविलास पासवान जी की पार्टी को क्या सीट मिलने वाली है? शास्त्री जी के पास चलेंगे। अंशवत्स जो है कांग्रेस प्रवक्ता सीधे सवाल कर रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों के साथ शामिल नहीं होंगे शास्त्री जी? देखिए, अभी मैं पहले बात कह रहा था वो शायद आपने उसको ध्यान से देखा नहीं या कोई अनदेखी कर दी जी। हम कह रहे हैं कि हमारा अलायंस पहले से है जी बिल्कुल, और अभी भी कर रहे हैं जी। ये कहना कि हम अकेले लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। 370 पर हम अकेला लड़ रहे हैं, लेकिन 370 के बाद भी तो सीटें हैं ना जी, उनके ऊपर अलायंस के साथ लड़ रहे हैं जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, शायद नए नए आए हैं इसलिए कुछ जानकारियां मैं इनको दे देता हूँ। 77 से और आप समझ लो 90 तक, 90 के भी 96 तक कांग्रेस ने किस क्षेत्रीय पार्टी को महत्व दिया? जी। वो किसी को महत्व नहीं दिया। और ये लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी पर अपनी बात करते हैं, इन लोगों ने गैर भाजपा की जो गैर कांग्रेस की जो केंद्र की सरकारें बनी उसको किसी को भी इन्होंने चलने नहीं दिया। अपने ही एजेंडे के आधार पर उनको तोड़ फोड़ के और समर्थन दिया और फिर अपने ही अनुसार उनको गिरा दिया। एक बार नहीं, आप देखेंगे इतिहास उठाकर कि कांग्रेस का ये खूनी पंजा रक्त रंजित रहा है और इन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। देश विकास, देश की राजनीति आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, ये कभी कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं रहा। इनका केंद्र बिंदु रहा एक परिवार और उस परिवार की खुशहाली और खुशहाली करते कई पीढ़ियां बीत गई इनकी। जी शास्त्री जी, बिल्कुल अंशवत्स जी से हम जवाब लेना चाहेंगे इसी बात पर। क्या कांग्रेस जो है इसी तरह के हथकंडे अपनाता है? शास्त्री जी के आरोप। अंशवत्स जी जी सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने बात करी है कि भैया गठबंधन की, आप मुझे एक चीज बताइए, भाजपा इतने सालों से जिन जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में रही है वो सारी गठबंधन के सहयोगी तो उनके एक करके छोड़ते जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका गठबंधन टूटता है, शिवसेना जो इतनी पुरानी इनकी गठबंधन की सहयोगी उनके साथ इनका गठबंधन टूटता है, जेडीयू बीच में इनको छोड़ के चली जाती है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इनके गठबंधन की इतनी पुरानी साथी रहती है, वो एक एक करके इनको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस पर ये जवाब नहीं देंगे, इस पर जवाब नहीं देंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अनेक कि चंडीगढ़ में चुनाव में जो धांधली हुई है, क्या ये स्वीकार करते हैं कि वो धांधली हुई थी? क्या ये स्वीकार करते हैं जब धांधली हुई थी, जब सवाल उठाया था विपक्ष ने उसको लेकर, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक झांकी है। आप ये बताइए कि अगर वो जो धांधली हुई, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है जो चंडीगढ़ में चुनाव है, अगर उसको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक झांकी कहते हैं, तो आप ये बताइए कि तो असली पिक्चर क्या है? फिर आप ये बताइए ना, असल में फिर आप लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे? चंडीगढ़ में चुनाव का जवाब दीजिए ना। नए लोग हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है या बरगलाना चाहते हैं। मुझे नहीं, आप इतिहास पे जा रहे हैं। अरे सुनो भैया, सुनो अंशुल जी, सुनो, अरे सुनो, अभी आपको इतिहास बताता हूँ।
जब जनता पार्टी की सरकार ने सुनिए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया था, उस समय देश की चलिए मुद्दों से प्रधानमंत्री नहीं इंदिरा भटकते गांधी हैं। ने रातों शास्त्री रात जी, एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, आप 370 सीटों का लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी जो है अपने विपक्षी दलों के साथ में जो है मेरी अलायंस के एक साथ आ रही है, जानकारी इंडिया तो शेयर गठबंधन होने के दो। साथ में आ रही है और चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत जो है राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मैं एक बात पूरी कर देता हूं, जब चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा की शपथ ली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रातों रात उन सारी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह ये रात को दिल्ली में कर दिया था जी, और चौधरी भजनलाल को उसका मुख्यमंत्री बनाया। भूल गए इन बातों को? महिला पहलवानों बाड़मेर में कितनी सरकारों की बलि ले ली थी इन लोगों ने, समय वो तक एक भी बात याद नहीं है सत्यव्रत इनको। शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता, अंश वत्स जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त तो चला है दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ने का, जहां पर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में राजनीतिक संकट खत्म होने की बात कही, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने 6 बागी विधायकों से मुलाकात करके इन बातों पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हुड्डा ने कहा कि किसी से मिलने में कोई भी ऐतराज नहीं है। विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली जाने पर हुड्डा ने कहा कि अपने कामों को लेकर के दिल्ली जाने में क्या बुराई है। हिमाचल में 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही सीएम है। विधायक विक्रमादित्य के बागी विधायकों से मिलने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़े मोटे वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए। देखिए वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंह जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो कहते हैं फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जो फैसला लिया, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी सरकार ने ये कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहने भी किसकी है, मगर ये चीफ मिनिस्टर है। और बल्कि एक ने पूछा था कितने साल, 5 साल, मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है मजबूत करने का। पत्रकार ने प्रतिभा सिंह से सवाल किया कि ऑब्जर्वर, अब उनके सवाल का उनसे पूछो, मेरे सवाल मेरे पूछो। तो दूसरे को किसका क्या सवाल करता है? पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। देखिए वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो बड़ी खबर में रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जहां खबर रेवाड़ी से है, जहां पंचायत की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस फोर्स को साथ लेकर के मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बीकानेर गांव की जमीन पर लोहे के टिन शेड से बनाई गई 3 दुकानों पर कार्रवाई की है। अतिक्रमण की कार्रवाई करने के दौरान पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मंजित सिंह ने कहा कि पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे को हटाने के लिए ऑर्डर आए थे, जिस ऑर्डर के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं बीकानेर गांव के सरपंच प्रतिनिधि रामजस ने कहा कि कुछ लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध दुकानें बनाई हुई थी। पंचायत की जमीन खाली करने के कई बार नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। यहाँ पे कुछ पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था और इसका जो डिपार्टमेंट प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आए और उस पर कार्रवाई हुई। आप यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं, अभी क्या कुछ कार्रवाई करी है? कितने खोखे गिराए गए? यहाँ पे ये 3-4 खोखे थे, वो तीनों चारों गिरवा दिए। कार्रवाई हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। हाँ चाहिए वार्ड नंबर 23 से। अभी ये जो कार्रवाई हुई है कैसे देख रहे हैं? ये कार्रवाई अच्छी हुई है, सरपंच ने, बीकानेर वाले ने अच्छा काम किया है। पंचायती में कब्जा था इनका नाजायज, इनके लिए अच्छा काम किया है सरपंच ने। इस तरीके की अगर कार्रवाई हो तो गाँवों में कब्जे हटे हुए मिलेंगे। कब्जा ये अच्छी चीज तो नहीं, हटना चाहिए।
गांव समाज की पंचायत की चीजों पे ऐसे कब्जे करेंगे तो हम गलत प्रभाव से देखा जाएगा गांव को, इसलिए अपने अच्छे तरीके से इन कामों को किया जाए। सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये ग्राम पंचायत बीकानेर की ज़मीन थी और ये ज़मीन जो है ना गांव वालों ने, दूसरे गांव वालों ने जो है ना खोके डाल करके कब्जा कर रखा था और किराया भी ले रहे थे उसके ऊपर से, और एक अनऑथराइज काम था। और गांव हित में मैंने जो है हमारी पंचायत ने, ग्राम पंचायत बीकानेर ने आज ये का कब्जा हटवा दिया है और हमने कब्जा ले लिया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के थ्रू। और ये सारे गांव प्रशंसा कर रहे हैं इस काम की कि भाई ये काम बहुत बढ़िया किया और ये कब्जा हटा दिया। ऐसे अगर और सरपंच जागरूक हो जाए गाँव के तो गांव की बहुत सी ज़मीन जो है ना इधर इर्द गिर्द में जो है ना कब्जे में है, और अगर वो कार्रवाई करें तो मेरे को लगता है कि सारी ज़मीन तो छूट सकती है पंचायत के पास। आपको बता रहे हैं जहां पर बीकानेर गांव में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन ने जो है कार्रवाई की है। जेसीबी जो है आपको दिखाई दे रही है। 3 दुकानों पर जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वहां से अतिक्रमण हटाया गया है। पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा था। ये पूरा मामला बीकानेर गांव के पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। चौथी बड़ी खबर, जहां भारत देश जो है गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। विश्व में पहले नंबर पर गेहूं उत्पादन में चीन का नाम है, जिसे 2022-23 में 134 मिलियन टन का उत्पादन किया था। भारत ने 2022-23 में 110 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन किया था और विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस साल भारत सरकार के द्वारा भारत में 114 मिलियन टन उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है, जिसके गेहूं विशेषज्ञ के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हम आसानी से 114 मिलियन टन उत्पादन गेहूं का अपने देश में करेंगे और ये अब तक का हमारे देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में पिछले 33 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की गई थी, जिसमें हमने 110.6 मिलियन टन उत्पादन किया था। हम इस साल 114 मिलियन टन उत्पादन पूरे देश में गेहूं का करेंगे। यह अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। इससे पहले भारत में कभी भी गेहूं में इतना ज्यादा उत्पादन नहीं देखने को मिला था। नंबर 1 हो, और हम चाहते भी हैं कि देश गेहूं के क्षेत्र में प्रगति करे, दिन दूनी रात चौगनी, ताकि किसान समृद्ध हो और जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वो हम उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हम नंबर हों, लेकिन कम होंगे ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है मेरे लिए। नहीं, जो हमारी स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपको बताई कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है देश के प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ाना। अभी हम 3.5 टन मतलब 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारे भारत का जो बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।